नाम शामिल किए हैं, जिसमें राजस्थान ने 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भीलवाड़ा का टिकट बदला है और डॉक्टर सीपी जोशी को भीलवाड़ा से उम्मीदवार बनाया है। साथ ही राजसमंद से दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने भीलवाड़ा से टिकट बदल दिया है। डॉक्टर सीपी जोशी को भीलवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है, राजसमंद से दामोदर गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है। और इसी बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी राजस्थान में मिशन 25 को लेकर लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सीपी जोशी अपने संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के बदेला गांव पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान की जनता तीसरी बार 25 सीट जिताएगी। एक बार फिर पीएम मोदी सरकार को लेकर जनता तैयार है। मोदी सरकार ने भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम किया है। साथ ही कहा कि मोदी सरकार में जनता और गरीबों के काम पूरे हो रहे हैं। पिछले 10 साल का राज 50 साल की तुलना में काफी अच्छा है। अब की बार 400 पार का नारा पूरा किया जाएगा। मन में बस एक ही बात है, फिर एक बार मोदी सरकार या अटूट विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। उसके पीछे कारण है कि लोग पहले की सरकारों में और अभी की सरकार में एक अंतर मान रहे हैं। एक वो सरकार थी जिसने राम मंदिर को बनने में रोड़े अटकाई और एक वो सरकार है जिसने राम मंदिर का निर्माण बना के देश को समर्पित किया। एक वो सरकार है जिसने धारा 370 लगाई, एक वो सरकार है जिसने धारा 370 लगाई, एक वो सरकार है जिसने तिरंगे का मान और दुनिया में देश के मान को कम किया, एक वो सरकार है जिसने दुनिया में भारत के वैभव और भारत की ताकत को बढ़ाया। एक वो सरकार है जिसने आज़ादी से लेकर अपने गरीब किसान और महिलाओं युवाओं को सिर्फ नारे और वादे दिए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने महिला सशक्तिकरण से लेकर गरीब कल्याण से लेकर युवाओं के सपनों की उड़ान से लेकर किसान की समृद्धि के लिए जो काम किए हैं पिछले 10 वर्षों में 50 वर्षों से ज़्यादा है। देश के हमारे सांस्कृतिक स्थानों के पुनरुत्थान का विषय हो, चाहे देश के रोड हो, सड़क हो, हाईवे हो, रेलवे हो, सिविलाइजेशन हो, हर सेक्टर में जो काम हुआ है, लोगों को विश्वास है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर, भाजपा पर, और यही अटूट विश्वास अब की बार 400 पार का नारा पूरा करें। गहलोत साहब कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कौन सी एजेंसी को? ईडी का सब बताने डरा रहे हैं। किसको डराए? आपने चोरी की क्या, इसलिए डर रहे हो आप? एजेंसियों का दुरुपयोग तो आपने किया, जो अपने ही विधायकों और मंत्रियों के फोन टेप आप लोग करते थे। क्या डर था आपको? जब आपको अपने विधायक और मंत्रियों पर भरोसा नहीं है तो राजस्थान की जनता को और देश की जनता को कांग्रेस उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने पिछली गहलोत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने जनता को धोखा दिया और उस सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। राजस्थान की जनता आगामी चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। पिछले 10 सालों में देश में जितना विकास हुआ उतना विकास नहीं हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ घोटाले और पेपर लीक की खबरें देखने को मिली और सुनने को मिली है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत का सम्मान पूरे विश्व में तेजी से बढ़ा है। मोदी सरकार ने राम मंदिर, धारा 370 जैसे कई सपनों को पूरा किया। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान की जनता इन लोगों के साथ नहीं है और इनको अपने धरातल का पता लग रहा है कि हमने पिछली 5 साल में क्या किया। उस 5 साल में इन्होंने केवल और केवल कुर्सी का खेल खेला है। हमारे युवा बेरोजगारों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया है और इन्होंने महिला उत्पीड़न नंबर 1 पे छोड़ा राजस्थान को। इन्होंने दलित अत्याचार नंबर 1 पे छोड़ा है। तो कुल मिला के सारी जो आम आवाम है राजस्थान का, वो इनके साथ नहीं है, इसलिए इनको धरातल का पता लग रहा है। अब जो भी कैंडिडेट पकड़ते हैं वो अपना धरातल देखते हैं और इनके पास आदमी नहीं है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, वो कार्यकाल ऐसा रहा है कि हमारे इस हिंदुस्तान का मान और सम्मान विश्व में बढ़ाया है। और ऐसे ऐसे काम, धारा 370 लो, आप हमारे जो महिलाओं को आरक्षण का जो 33% आरक्षण का लो, हमारा रामलला जो हमारी
पीढ़ियाँ उसके लिए ये सोच नहीं सकती थी कि अब हो जाएगा, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। आज रामलला के दर्शन हम कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, उनके कार्यकाल में 10 साल में कोई भी मंत्री किसी गफलों में नहीं आया। और इनके जब कार्यकाल रहा है, जब जब का आप इतिहास उठाना, कोई न कोई मंत्री सारे गफलों में गया है, जेलों में गया है। इसलिए यहाँ राजस्थान में भी केवल और केवल वहाँ सोनिया जी को तो अपने बेटे की चिंता है और गहलोत जी को अपने यहाँ बेटे की चिंता है। इनको उन बेटों की चिंता नहीं है जो हमारे युवा लोग थे, उनकी चिंता किए होते ही है, जिन्होंने कितनी मेहनत करके वो अपनी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उनके पेपर पे पेपर लीक हुए हैं और उनको बेरोजगार से बेरोजगार बनाया है। इसलिए मैं मानता हूं कि इनका धरातल खिसक रहा है और कहीं भी इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। इस कामयाबी नहीं मिलने के कारण कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान दिवस आज है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पर्यटकों के लिए राजस्थान दिवस पर विशेष सौगात दी गई है। स्मारक एवं संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर के आमेर महल, नाहरगढ़ किले में प्रवेश रहेगा निःशुल्क। आमेर में मुख्य द्वार पर फूलमाला पहनाकर पर्यटकों का स्वागत होगा। तो आज राजस्थान दिवस के इस मौके पर यह बड़ी सौगात दी गई है। संग्रहालयों में निःशुल्क एंट्री होगी पर्यटकों के लिए। राजस्थान में ये विशेष सौगात दी गई है। राजस्थान दिवस के मौके पर स्मारक एवं संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। जयपुर के आमेर महल, नाहरगढ़ किले में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। आमेर में मुख्य द्वार पर फूलमाला पहनाकर पर्यटकों का स्वागत किया जाएगा। तो देखिए, राजस्थान दिवस के मौके पर एक अलग ही अंदाज में पर्यटकों का स्वागत भी किया जाएगा और साथ ही साथ सौगात के तौर पर संग्रहालयों में, स्मारकों में निःशुल्क एंट्री भी रहेगी। तो यानी कि फ्री एंट्री पर्यटकों की रहेगी। जो भी टूरिस्ट होंगे वो स्मारक और संग्रहालयों में उनकी एंट्री फ्री रहेगी। जयपुर के आमेर महल हो, नाहरगढ़ किला हो, यहां पर भी प्रवेश इनका निःशुल्क रहेगा। आमेर में मुख्य द्वार पर फूल मालाओं के साथ पर्यटकों का स्वागत किया जाएगा। राजस्थान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सभी को राजस्थान दिवस के मौके पर शुभकामनाएं भी दी है। ट्वीट कर उन्होंने राजस्थानी भाषा में लोगों को शुभकामनाएं दी और एक सौगात यहां पर पर्यटकों के लिए दी गई है। जयपुर के आमेर महल में एंट्री फ्री रहेगी। आमेर में मुख्य द्वार पर फूलमाला पहनाकर पर्यटकों का स्वागत किया जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मुकेश सैनी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आज राजस्थान दिवस के मौके पर ये सौगात तो पर्यटकों को दी ही गई है, साथ ही साथ किस तरह से तैयारियां की गई है कि राजस्थान दिवस आज का मनाया जाए? राजस्थान में कैसा माहौल बना हुआ है, कैसी इस दिन को लेकर तैयारियां की गई है और किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा आज? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा आज राजस्थान दिवस है और राजस्थान दिवस के अवसर पर जो जयपुर के सभी राजकीय स्मारक है वहां पे प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। वहीं बात करें आमेर महल की, तो आमेर महल में सुबह से ही जो पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं उनको तिलक लगाकर और माला पहनाकर, साथ ही जो बच्चे आ रहे हैं उनको टॉफियां खिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही जो राजस्थानी परंपरा है उनके द्वारा राजस्थानी परंपरा में उनका जो देशी और विदेशी पर्यटक घूमने आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे लोक कलाकारों द्वारा अनेक प्रकार की जो प्रस्तुतियां हैं वो दी जा रही है। राजस्थानी संस्कृति का जो बढ़ावा देने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जी मुकेश, आकर्षण का केंद्र क्या रहने वाला है? क्या कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और किस तरह से सजावट वहां पर की गई है? कार्यक्रमों के आयोजन अगर होते हैं, किस तरह से राजस्थान के अलग अलग शहरों को राजस्थान दिवस के इस मौके पर सजाया गया? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा आमेर महल में जो आकर्षण का केंद्र है कालबेलिया नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है, इसके साथ ही जो राजस्थानी अन्य जो नृत्य है वो लगातार यहाँ किए जाते हैं।
तो इनका जो देसी और विदेशी पर्यटक है वो उनके लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। और आमेर महल में सुबह से ही जो पर्यटक है पहुंच रहे हैं और जो कच्ची घोड़ी और कालीला नृत्य है उनका भी आयोजन किया जा रहा है, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। जी, क्या इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से कोई बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है, क्योंकि बेहद खास दिन आज राजस्थान के लिए है? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है उन्होंने भी राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं दी है। हो सकता है कुछ राजस्थान दिवस पर सीएम द्वारा कुछ अच्छी घोषणाएं की जा सके, लेकिन उन्होंने जो शुभकामनाएं दी है वो राजस्थानी भाषा में दी है। साथ ही जो पर्यटन स्थल है उनको भी निःशुल्क रखा गया है। जी मुकेश, साथ ही राजस्थान के लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला है आज राजस्थान दिवस के मौके पर? बिल्कुल, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। निःशुल्क पर्यटन जो स्मारक है उनको रखा गया है, तो लोग सुबह से ही घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही अपने परिवारजनों को भी लेके पहुंच रहे हैं। तो वही जो उनके रिश्तेदार है और देसी विदेशी जो पर्यटक है वो भी आज जो पर्यटन स्थल है वहां पर सुबह से ही घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान दिवस के इस मौके पर तैयारियां भी पुख्ता की गई हैं, इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं और साथ ही लोगों में भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। और पर्यटकों के लिए खास तौर पर यहाँ पर विशेष सौगात दी गई है, जिसमें निःशुल्क एंट्री स्मारकों और संग्रहालयों में रहेगी। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर सुजानगढ़ से अब है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख दलों ने कमर कस ली है। चूरू से लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जाजोदिया धर्मशाला में चुनाव प्रसार कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश को और मजबूत बनाने के लिए भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाएं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी झाझड़िया को टिकट देकर आपके बीच भेजा है, इसीलिए आप इन्हें जिताने में कोई कसर नहीं छोड़े। वहीं बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि मुझ जैसे किसान परिवार के बेटे को टिकट देकर भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जनता की सेवा करूं। इसी उद्देश्य के साथ राजनीति में आया हूं और भारत का विश्व में मान सम्मान बढ़े। इस अवसर पर कई भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। अच्छा रहे कि कांग्रेस के उम्मीदवार लोगों के बीच में कहे कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। अपनी नीतियां और मुद्दों की बात करें, ओछे मुद्दों की बात करके जनता का वो ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसमें वो कामयाब नहीं हुए। वो लगातार बयान में सिर्फ एक टारगेट बना करके राजेंद्र राठौड़ पर ही काफी करके 35 साल तक मैं बड़ा अच्छा लगता था जब वो हर प्रचार में हर चीज में मैं उनकी अगुवाई किया करता था। अचानक मेरे में न जाने क्या हो गया। मैं उनकी तरह संकीर्णता नहीं रखता। मैं और वहीं बीएसएफ के नए डीजी नितिन अग्रवाल पहली बार जैसलमेर पहुंचे। नितिन अग्रवाल ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियों का दौरा किया। इस दौरान बीएसएफ के नए डीजी सरहद पर जवानों से रूबरू हुए और जवानों का हौसला अफजाई की। साथ ही उन्होंने मातेश्वरी तनोट माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तो मातेश्वरी तनोट माता के दर्शन करते हुए नए डीजी बीएसएफ के जवानों से रूबरू भी हुए हैं नितिन अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचे डीजी नितिन अग्रवाल पहली बार जैसलमेर पहुंचे, यहां जवानों से रूबरू हुए। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियों का इन्होंने दौरा भी किया। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। कोटा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से आपको बता रहे हैं। अग्निशमन विभाग के 6 दमकल मौके पर मौजूद हैं। कबाड़ी के गोदाम में आग लगी है। आग बुझाने के प्रयास में दमकल की गाड़ियां लगातार जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। तो कबाड़े के गोदाम में यहां भीषण आग लग गई है। एक बड़ा हादसा कोटा में हुआ है।
आग पर काबू पाए जाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। अग्निशमन विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। जैसे ही भीषण आग कबाड़े के गोदाम में लगी, तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। और आपको बता दें कि 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगातार इस आग पर काबू पाए जाने के प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि देखना होगा कि कब तक और कितने वक्त तक इस आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन बड़ी और अहम खबर कोटा से आपको बता दें, जहां कबाड़े के गोदाम में इस वक्त आग लगी है और अग्निशमन विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। लगातार आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दमकल की गाड़ियों की ओर से, दमकल विभाग की ओर से टीम मौके पर पूरी मौजूद है। मशक्कत आग बुझाने की जा रही है। और इसी बीच एक अहम बात यह भी है कि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगने के कारण अब तक अज्ञात बताए जा रहे हैं। तो कबाड़े के इस गोदाम में क्यों आग लगी है, कैसे आग लगी है, यह भी जांच का विषय होगा। हालांकि अभी सबसे ज्यादा जरूरी इस आग पर काबू पाया जाना है, जिसके प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। 6 दमकल की गाड़ियां लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कबाड़े के गोदाम में भीषण आग लगी है। और चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कोटा से संवाददाता योगेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है? आग पर काबू पाया जा सका है या नहीं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि सुबह 5:30 बजे करीब ये घटना हुई थी। जो रोड नंबर 6 पर एक कबाड़े का गोदाम बना हुआ है, जो काफी जगह पर फैला हुआ गोदाम है। इसमें अचानक आग लगने की जो जानकारी है अग्निशमन विभाग के दमकल को लगी, जिसके बाद पहले तो 2 दमकलों को मौके पर भेजा गया, लेकिन आग की लपटें ज्यादा उठी और आग धीरे धीरे आगे की तरफ फैलती चली गई, जिसके बाद में कुल 6 दमकलें मौके पर भेजी गई है। और अभी भी जो अपडेट अभी निकलकर सामने आया, उसके अंदर अभी भी वहां पर कुछ हिस्सों में आग लगी हुई है, जिसको बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि जिस जगह पर ये आग लगी है वो इंडस्ट्रियल एरिया है और आसपास काफी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं और केमिकल की फैक्ट्रियां भी हैं। इसके अलावा अन्य फैक्ट्रियां भी हैं। संभवतः कोशिश पूरी की जा रही है कि आग जो है आगे की तरफ ना फैले। इसको लेकर अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार, क्योंकि अगर आग आगे की तरफ फैलेगी तो और बड़ा हादसा होने की भी यहाँ पर आशंका जताई जा सकती है और एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, जो बेहद चिंता का विषय यहाँ पर है। लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि जिस वक्त वहां आग लगी, कौन कौन वहां पर मौजूद था? केमिकल की फैक्ट्री आप आगे बता रहे हैं, क्या कबाड़े के गोदाम में लोग मौजूद थे? क्या उसके आसपास कोई मौजूद था? क्या किसी की जानहानि की कोई खबर, या फिर सभी लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया, ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, जिस जगह पर ये कबाड़े के गोदाम में आग लगी उसके आसपास फैक्ट्रियां बताई जा रही है और फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने आग की लपटें उठती देखी और तत्काल इसकी सूचना जो कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि कोई किसी की जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि कबाड़े के गोदाम में जिस समय आग लगी उस समय कोई भी अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन पूरी तरह से जो कबाड़े का गोदाम है और उसके अंदर जो सामान रखे हुए थे वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। फिलहाल अभी तक जो जानकारी अपडेट यही है कि आग की कुछ लपटें अभी भी कुछ हिस्सों में बनी हुई है, जहां पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इनको यहीं पर समाप्त कर दिया जाए, आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। और अधिकारी अभी भी मौजूद है, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है और जिसका गोदाम था वो मालिक भी वहां पर मौजूद है, उससे भी लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन अभी तक संशय ये बना हुआ है कि आग आखिर लगी कैसे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की बात फिलहाल वहां पर सामने नहीं आई है और संभवतः ये भी जानकारी अभी तक सामने आएगी किसी ने कुछ चिंगारी कबाड़े के गोदाम में फेंकी थी, क्योंकि कबाड़े का गोदाम जो है उसके अंदर प्लास्टिक भी भरा हुआ था। इसके अलावा जो केबल्स हैं वो भी रखी हुई थी। इसके अलावा अन्य ऐसे सामान थे जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जी बिल्कुल योगेंद्र, आग के कारणों का पता लगाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ये किसी की लापरवाही है या फिर क्या कारण आग लगने के पीछे रहा है, ये पता लगाया जाना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि आसपास की फैक्ट्रियां भी है, केमिकल फैक्ट्री भी। आप बता रहे हैं कि सुबह 5:30 बजे ये आग लगी और अब तक लगातार इस आग को बुझाए जाने के प्रयास दमकल विभाग की ओर से किए जा रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक इस आग पर काबू पाया